हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लब। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, जो यूनिट नंबर 3 था, उसमें था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। तो जो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस था वो था प्राइमरी सेक्टर, जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। उसके एरिया स्कोप्स क्या क्या थे उसमें, उसके बारे में हमने चर्चा किया था। तो जो आज का हमारा वीडियो है वो है लेक्चर नंबर 3 का पार्ट बी है, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो होने वाला है मजेदार। और अंत में हम इंक्लूड किए हैं 15 MCQ, जो कि इसी से रिलेटेड है और जो आपके CUET 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो के साथ बने रहिए। जो सबसे पहला चीज़ है कि सेकेंडरी एक्टिविटी। एक्चुअली हम जान लेते हैं कि सेकेंडरी एक्टिविटी है क्या। तो वैसी एक्टिविटी जो प्राइमरी एक्टिविटी से प्राप्त कोई भी प्रोडक्ट है उसको क्या करती है, उसको वैल्यूएबल बना देती है, उसको यूजफुल बना देती है यूज के लिए, तो वो सेकेंडरी एक्टिविटीज में आती है। जैसे कि कोई भी प्राइमरी एक्टिविटी का प्रोडक्ट है, वो आप कलेक्ट किए, उसको आपने रिफाइन कर दिया, क्लीन कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसको यूजुअल बना दिया, उसकी वैल्यू बढ़ा दिया आपने, तो वो क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिविटी कहलाता है। जैसे कि अगर गेहूं है, जैसे गेहूं उपजाते हैं, हम खेती करते हैं, गेहूं उपजाते हैं, लेकिन उसको आटा बना दिया, तो क्या हो गया, आटा जब बनाने की प्रक्रिया है वो आपका सेकेंडरी एक्टिविटी में आ जाएगा। गेहूं तो प्राइमरी एक्टिविटी का वो है, और ये जो आटा हमने बनाया वो सेकेंडरी है। वैसे ही शुगर केन की खेती कर लिया हमने, उससे फिर शुगर बना लिया, शुगर इंडस्ट्री मतलब कि जो उसका उद्योग लगा होता है, कारखाने लगे होते हैं, वहां हम क्या करते हैं, उसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं, चीनी बना लेते हैं शुगर से। वैसे ही ये कॉटन और वूल जो हमें प्राइमरी एक्टिविटी से प्राप्त होता है, उसको हम क्या कर लेते हैं, कपड़ा बना लेते हैं उससे। वैसे ही लकड़ी हमें जंगल से प्राप्त होता है, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, फर्नीचर बना लेते हैं। आयरन ओर जो हमें माइनिंग से प्राप्त होता है, जो प्राइमरी एक्टिविटी में आता है, उसको स्टील बना लेते हैं। तो जो इंडस्ट्रीज हम क्या करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल था जो हमें प्राइमरी एक्टिविटी से प्राप्त हुआ, उसको सेकेंडरी एक्टिविटी में यूजफुल और वैल्यूएबल बना लेते हैं। जैसे कि इस तस्वीर में देखिए, यहाँ पे कॉटन था, हमें प्राइमरी एक्टिविटी से प्राप्त हुआ था। उसके बाद ये क्या था, हमने इसको क्लॉथ में कन्वर्ट कर लिया, मतलब कि इसको सेकेंडरी एक्टिविटी के जैसे क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कॉटन से क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी एक्टिविटी में आ जाएगा। इसके बाद अगर नीचे अगर देख लें, टेक्निकल टर्म में देख लें, तो क्या लिखा है, द इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूसिंग दीज गुड्स आर कॉल्ड सेकेंडरी। मतलब कि जो भी इंडस्ट्री इस तरह के गुड्स प्रोड्यूस करते हैं वो सेकेंडरी एक्टिविटीज में आते हैं। ऑल टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कम अंडर देम। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर में आते हैं। इसके आगे देखते हैं क्या है, इसमें दिया हुआ है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज दिया हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, तो जो मॉडर्न जो दिया हुआ है, मॉडर्न है, इसमें देख लेते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक जैसा स्पेशलाइज दिया हुआ है, स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल मेथड ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें क्या है कि दिया हुआ अंडर द क्राफ्ट, मतलब कि जो हस्तकला है, इसमें क्या होता है स्पेशलाइजेशन में, कि कोई एक चीज में स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे कोई एक चीज का आपका रिक्वायरमेंट है, जितना आपका रिक्वायरमेंट है आपको उतना ही ऑर्डर करना है, और वो उसके लिए एक स्किल चाहिए। जो स्पेशलाइजेशन होता है केवल उतना ही डिमांड के अनुसार ही उसका प्रोडक्शन होता है, इसलिए क्या है, ये थोड़ा महंगा भी पड़ता है। और इसको ना लार्ज स्केल में भी मैन्युफैक्चर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये डिमांड में जितना डिमांड आया उतना ही किया जाता है, लार्ज स्केल में भी इसका प्रोडक्शन किया जाता है। और जिसका वर्क है, जो स्टैंडर्ड पार्ट्स ऑफ ईच वर्कर परफॉर्म ओनली वन टास्क रिपीटेडली। तो एक जो स्किल्ड है वो केवल एक ही काम परफॉर्म करेगा, बार बार एक काम को परफॉर्म नहीं करेगा। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा में है मशीनाइजेशन। मशीनाइजेशन में देख लेते हैं क्या क्या है। मशीनाइजेशन में अगर देखें तो क्या है, मशीनाइजेशन जो रेफर करता है यूज गैजेट्स टू अकम्प्लिश वर्क। ये अलग अलग तरह के गैजेट्स यूज करता है किसी काम को पूरा करने के लिए। जो ऑटोमेशन है, मशीन का ऑटोमेशन, अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है, तो क्या है कि जो मशीन का ऑटोमेशन है वो हो गया, ज़्यादा हो गया। तो ये जो मशीनाइजेशन का है एडवांस स्टेप है, जो ऑटोमेशन है मशीनाइजेशन का एडवांस स्टेज है। इसमें क्या है, लेबर कम लगता है और काम जल्दी हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा ये लेबर के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें लेबर कम लगेंगे, लेकिन मशीन के लिए पैसे इसमें ज़्यादा लगेंगे। इसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। जो अपना थर्ड पॉइंट है वो है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है। इसमें क्या क्या है कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में क्या है, रिसर्च का काम है, डेवलपमेंट स्ट्रेटजी एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फॉर क्वालिटी कंट्रोल, एलिमिनेटिंग वेस्ट एंड इनएफिशिएंसी एंड कॉम्बेटिंग पॉल्यूशन। टेक्नोलॉजी इनोवेशन में क्या क्या एक्चुअली इसका विशेषता में है कि इससे क्या होता है कि पॉल्यूशन हम कम कर सकते हैं,
इसके साथ ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट कर सकते हैं, जो वेस्ट है उसको कम कर सकते हैं, काम की इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं। तो ये इसका मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का विशेषता में है। जैसे इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है और स्ट्राटिफिकेशन है। जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसका जो स्तरीकरण बोलते हैं उसको स्ट्राटिफिकेशन स्तरीकरण बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है, एक्चुअली आता है कि कॉम्प्लेक्स मशीन यूज होता है और हम कम लेबर यूज करके मैक्सिमम प्रोडक्शन मैक्सिमम आउटपुट लेते हैं। इसमें है जो है आपका पूंजी, बहुत बड़ा पूंजी लगता है। इसके बाद ये बहुत बड़ा संगठन होता है। इसके बाद है अनइवन ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसका जो एक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, इसकी विशेषताओं में है अनइवन ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात जो इसका कहने का मतलब है कि जो इसका लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन जो इंडस्ट्रीज का है वो एक जगह पे ज्यादातर मतलब बराबर नहीं है, सब जगह बटा बटा है। जहां जहां जैसा जैसा रॉ मटेरियल अवेलेबल है वहां वहां डिस्ट्रीब्यूट है। ऐसे अगर कहा जाए तो जो लैंड एरिया है उसका 10% में जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो ज्यादातर फैला हुआ है 10% एरिया में। और जहाँ पे ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है ज्यादा मतलब पाया जाता है 10% ऑफ द वर्ल्ड, जैसे मैंने बताया कि 10% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया में ये पाया जाता है। तो जहां जहां ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है तो वो क्या है, वो इकोनॉमी का बहुत बड़ा सोर्स हो जा रहे हैं और वो पॉलिटिकल पावर भी हो जा रहे हैं वर्ल्ड में। ऐसा इसमें अनइवन ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इसकी विशेषताएं इस तरह से होती हैं। इसके बाद देखते हैं क्या है। इसके बाद है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग उसके बाद है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन। इसमें है आप अगर देखेंगे तो सबसे पहला जो अपना है SS2 मार्केट दिया हुआ है। SS2 मार्केट में क्या है कि जैसे फर्स्ट जो अपना है वो है SS2 मार्केट। अगर देख लें यहाँ पे SS2 मार्केट है, तो कोई भी इंडस्ट्री अगर कोई लगाएगा, अगर उसको मार्केट ही नहीं मिलेगा तो वो इंडस्ट्री क्यों लगाएगा। अगर उसका मार्केट में एसेस ही नहीं है अच्छे से ढंग से, उसका मतलब मार्केट में पकड़ ही नहीं है, तो क्यों ही इंडस्ट्री लगाएगा। तो इंडस्ट्री लगाने के पीछे मार्केट भी देखा जाता है कि हाँ मार्केट कैसा है, वहाँ का लोगों का परचेजिंग पावर कैसा है, लोग सामान खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, मार्केट छोटा है बड़ा है। बड़े मार्केट के नजदीक या बड़े शहरों के नजदीक आप देखेंगे जैसे दिल्ली है, तो वहाँ पे उसके अगल बगल के एरिया में देखिए कितने सारे इंडस्ट्री, छोटे बड़े इंडस्ट्री लगे हुए हैं। तो ये सब चीजें होती है। SS2 रॉ मटेरियल आता है, दूसरा नंबर जो अपना है वो है एस एस टू रॉ मटेरियल है। SS2 रॉ मटेरियल क्यों होता है कि जैसे इंडस्ट्रीज है, अब यहाँ पे अगर मान लिया कि कोई इंडस्ट्री में ऐसा होता है जैसे आपको कोई रॉ मटेरियल ले जाना है, तो कोई भारी होता है, कोई वेट लॉस होता है, जिसको ले जाने में ही वेट लॉस हो गया तो उसमें भी कंपनी को नुकसान हो जाएगा। कोई भारी है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कत आएगी। और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको मतलब प्रभावित करेंगे। इसलिए क्या होता है कि जो इंडस्ट्री है उसको ज्यादातर प्रेफर किया जाता है कि जहाँ जो हमें रॉ मटेरियल मिलता है वहां पे लगाना ज्यादा। जैसे अब मान लीजिए कि झारखंड में है, जमशेदपुर में है, तो ज्यादातर देखिए स्टील है, आयरन वाली इंडस्ट्री है, वो ज्यादातर जहाँ उनको रॉ मटेरियल मिल गया, जैसे झारखंड में है, उड़ीसा में है, जैसे है अपना वो सब क्या है रॉ मटेरियल के नजदीक लगाया है, क्योंकि उनको जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है और जो माल ढुलाई में जो भी उनको फैक्टर्स है जैसे वेट लॉस हो जाना, तो वो सब उनको वहां पे नहीं झेलना पड़ता है। इसलिए वो क्या करते हैं कि जहाँ रॉ मटेरियल अवेलेबल है वहीं पे इंडस्ट्री को लगाना प्रीफेयर करते हैं। उसके बाद आते हैं जो अपना थर्ड पॉइंट है एसेस ऑफ लेबर है। लेबर में क्या है कि अब तो जैसे ट्रेडिशनल लेबर का काम खत्म ही हो गया लगभग लगभग, अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है तो लेबर का काम खत्म हो गया है, लेकिन स्किल की जरूरत पड़ती है। तो इंडस्ट्रीज वैसे जगह लगाना लोग प्रेफर ज्यादा करते हैं जहां उनको स्किल लेबर आसानी से अवेलेबल हो जाए। इसके बाद है जो अपना थर्ड है फोर्थ है SS2 सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि सोर्स ऑफ एनर्जी में देख सकते हैं कि इंडस्ट्रीज लोग वैसे जगह लगाना प्रीफेयर करते हैं जहाँ की आप देखेंगे कि एसेस ऑफ एनर्जी अच्छे से, जैसे एल्युमिनियम इंडस्ट्री है उसके लिए एनर्जी काफी जरूरत पड़ता है। तो क्या करते हैं कि ऐसे जगह इनको स्टेब्लिश करते हैं कि जहाँ उनको एनर्जी का सप्लाई आसानी से मिल जाए। जैसे कि अगर देखा जाए कि जैसे कोल कोल का देखा जाए तो कोल अब धीरे धीरे रिप्लेस हो गया है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आ गया है, पेट्रोलियम आ गया है, ये सब क्या है इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया है। इसके बाद है SS2 ट्रांसपोर्टेशन है। जैसे हम SS2 ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज है, तो इसमें क्या है कि जो भी इंडस्ट्री लगाता है तो वो देखता है कि वहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफी इफिशियंट होना चाहिए, स्पीड से सामान को इधर से उधर मतलब ले जा सके, ले आ सके, ये चीज होना चाहिए। और इसमें ये भी देखा जाता है कि अगर कोई इंडस्ट्री थोड़ा
रॉ मटेरियल से दूर है तो उनके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन की सुगम व्यवस्था है कि नहीं। अब सपोज कि कोई जो रॉ मटेरियल है अपना थोड़ा पहाड़ी एरिया में है और फिर वहां से आने जाने का ट्रांसपोर्ट का सुविधा अवेलेबल नहीं है अच्छे से, तो फिर कोई कोई भी प्रीफेयर करेगा वहाँ इंडस्ट्री लगाने के, उसके अगल बगल में प्रीफेयर नहीं करेगा कि यहाँ तो ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था ही नहीं है, सामान कैसे लाएंगे वहां से। तो इसलिए भी वहाँ का लोकेशन जो है, जो ट्रांसपोर्टेशन है वहाँ इंडस्ट्री के लोकेशन को प्रभावित कर सकता है। उसके बाद है एसेस टू एमोग्रेशन एंड इकोनॉमिक्स लिंकेज बिटवीन इंडस्ट्रीज है। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे इसमें देख जान लेते हैं कि जैसे क्या है। तो जैसे मेनी इंडस्ट्री बेनिफिट फ्रॉम नियरनेस टू आर लीडर इंडस्ट्री एंड अदर इंडस्ट्रीज, मतलब एक ही जगह पे कोई जैसे लीडर इंडस्ट्रीज है, उसके लिए कोई छोटा प्रोडक्ट चाहिए, जैसे कुछ चीज का प्रोडक्ट का उत्पादन करना है, मान लिया कि हमें कुछ जैसा चीज है, जैसे हमें कुछ जूता उता बनाना है, जूता का एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है, उसके लिए हमें लेदर चाहिए होता है। तो लेदर हम कहाँ से लेंगे, तो हो सकता है कि कोई छोटा इंडस्ट्री हो जो वहाँ लेदर का प्रोडक्शन करता हो, तो डायरेक्ट क्या करते हैं वहां से जो छोटा इंडस्ट्री है उससे बड़े का सप्लाई करता है, लिंक हो जाता है, लिंक बिटवीन इंडस्ट्री। जैसे जूता का है, अब वहाँ चमड़ा नहीं मिलेगा तो वो प्रीफेयर नहीं करेगा, लेकिन अगर उसको पता है कि चमड़े का यहाँ छोटा इंडस्ट्री है तो जूता का कंपनी वहां लगाना प्रीफेयर करेगा। तो इस तरह भी फैक्टर हैं जो इंडस्ट्रियल लोकेशन को प्रभावित करते हैं। इसके आगे देख लेते हैं क्या है। आगे में है आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उसका वर्गीकरण किया है हमने अलग अलग आधारों पे। तो जो हमारा पहला आधार था वर्गीकरण करने का, वो है इंडस्ट्री बेस्ड ऑन साइज, मतलब कि आकार के आधार पर इंडस्ट्री का वर्गीकरण किया है हमने। जिसमें सबसे पहला नंबर पे आप देख रहे होंगे, जो सबसे पहला नंबर है अपना हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज और कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग। इसमें क्या है, ज्यादातर चीजें हाउस होल्ड है, मतलब कि घर में ही बनाई जाती है, घर के लोगों के द्वारा ही बनाई जाती है। जो घर के फैमिली के सदस्य होते हैं मुख्यतः वही लोग इसको बना लेते हैं। और ये अगर देखिए तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं आता, और अपना अपना खुद का भी नीड पूरा करते हैं और उसको लोकल मार्केट में भी बेच आते हैं। तो ये हाउस होल्ड इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है। इसमें सिंपल टूल का यूज होता है, कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं लगता, कोई मशीनाइजेशन नहीं है, बिल्कुल अपना घर में बनाते हैं। वो जो भी रॉ मटेरियल उनको अपने लोकल एरिया से प्राप्त होता है उसका यूज करके बनाते हैं। उसके बाद आता है इसका है स्मॉल स्केल, जो दूसरा है अपना वो है अपना स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। इसमें क्या है कि इसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग है ये हाउस होल्ड इंडस्ट्री से थोड़ा अलग है, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल टेक्नोलॉजी का भी यूज होता है। ये थोड़ा इसमें पैसे भी लगते हैं, थोड़ा इसमें सेमी स्किल लेबर की भी जरूरत होती है। तो ये स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है। जो इसका है जो लोकल लेवल पे भी ये एम्प्लॉयमेंट हम प्रोवाइड करते हैं, जो सेमी स्किल लेबर है उनको भी ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। जो अपना थर्ड है वो है अपना है, देखेंगे क्या है थर्ड है अपना लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है। लार्ज स्केल में अगर देखा जाए तो ये कॉस्ट इंटेंसिव है, इसमें लेबर का काम बहुत ही कम है, और इसका जो है इसमें पैसे भी लगते हैं और टेक्नोलॉजी का प्रयोग इसमें काफी है, और इसमें स्पेशलाइज्ड और स्किल्ड वर्कर का काफी जरूरत पड़ता है। जैसे इस सब में इन सब कंपनियों का अगर देखा जाए तो विस्तार आपको देखेंगे अमेरिका में है, यूरोप में है, एशिया में भी है, यूके में है। तो इन सब जगहों में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का जो मतलब एरिया है वो काफी ज्यादा है। और ज्यादातर इनका जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग साइज के आधार पे देखा जाए तो ये वर्ल्ड वार 2 के बाद सबसे ज्यादा उत्थान पे रहे हैं। वर्ल्ड वार 2 के बाद इनका जो एक्सपेंशन है वो काफी ज्यादा हुआ है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसके बाद हमारा आगे का क्या है। इसके बाद है इंडस्ट्री बेस्ड ऑन इनपुट्स या रॉ मटेरियल, जिसमें सबसे पहला है अपना है जो है अपना एग्रो बेस्ड है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो इसमें क्या क्या है, एग्रो प्रोसेसिंग इन्वॉल्व द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द फील्ड एंड द फार्म इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है जिससे हम डायरेक्ट फार्म से प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं और वहीं पे मतलब कह सकते हैं कि उसका यूज करके उसको बना लेते हैं। जैसे शुगर है, जैसे शुगर केन से हम शुगर बना लेते हैं, एडिबल ऑयल है, कॉटन टेक्सटाइल है, कॉफी है, टी है, रबर है, ये सब क्या आते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में आते हैं। इसके बाद है अपना देखा जाए तो केमिकल बेस्ड है, केमिकल बेस्ड में देख लेते हैं क्या क्या है। केमिकल बेस्ड में मेनली आता है अपना पेट्रोकेमिकल है, प्लास्टिक है, सिंथेटिक है, फाइबर है, साल्ट है, केमिकल्स है, फर्टिलाइजर है। तो इसमें जो है अगर आप देखिएगा केमिकल इंडस्ट्री में ये है जो
नेचुरल केमिकल मिनरल्स का यूज करते हैं, जैसे पेट्रोकेमिकल है। तो आप देखे हुए हैं कि ये मेनली कहीं कहीं समुद्र से निकाला जाता है, जैसे गल्फ कंट्रीज में देखिएगा तो उनके यहाँ जमीन में से निकाला जाता है, वहीं से भारत में भी पेट्रोल आता है। तो इस आधार पे भी वहाँ पे एक जैसे इस आधार पे भी इंडस्ट्री को डिवाइड किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है। उसके बाद फॉरेस्ट बेस्ड है, जंगल के आधार पर देखा जाए तो इंडस्ट्री को, जैसे टिम्बर इंडस्ट्रीज है, लैक का है, जो भी प्रोडक्ट जैसे हमें टिम्बर जंगल से प्राप्त होता है, तो जो भी इंडस्ट्री जो टिम्बर से रिलेटेड है वो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री कहलाते हैं। लाख है, जैसे ट्रिपनाइन है, उसके बाद पेपर है, पेपर भी फॉरेस्ट बेस्ड है, क्योंकि जो पेपर इंडस्ट्री है वो मेनली जो ट्रीज हैं उनके लुगदी यूज करती हैं, जैसे बम्बू का भी लुगदी यूज होता है पेपर बनाने में। तो ये सब जो है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज में काउंट होते हैं। इसी में अगर आगे देखें तो चौथा में है अपना मिनरल वेस्ट है, जो चौथा नंबर है मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री। तो वैसे इंडस्ट्री जिनको मिनरल की जरूरत होती है, जो मिनरल यूज करते हैं, वो इंडस्ट्रीज है मिनरल वेस्ट होते हैं, जैसे आयरन एंड स्टील का यूज करते हैं, कॉपर का यूज करते हैं, एल्यूमिनियम है, जेम्स है, ज्वेलरीज वगैरह, ये सब इसमें आते हैं, मेटेलिक में आता है। इसमें दूसरा है नॉन मेटेलिक, जैसे सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग है, पॉटरी है, ये सब क्या है, नॉन मेटेलिक है, और ये मिनरल वेस्ट इंडस्ट्रीज में आते हैं। इसके बाद एनिमल वेस्ट है, जो भी प्रोडक्ट हमें एनिमल से प्राप्त है, जैसे लेदर, उल, जैसे हमें अगर लेदर का ऊनी कपड़ा उल का, जैसे ऊन का हमें ऊनी कपड़ा बनाना हो, लेदर से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट जैसे बैग है, जूता वगैरह है, तो जो भी इंडस्ट्रीज है और जो ये बनाती है और इन प्रोडक्ट को यूज करती है, जो हमें जानवरों से प्राप्त होता है, तो उनको एनिमल वेस्ट इंडस्ट्रीज कहते हैं। इसके बाद है, हम डिवाइड करते हैं इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन आउटपुट या प्रोडक्ट्स। तो इसमें अगर देख लेते हैं कि क्या क्या है। बेसिक इंडस्ट्रीज है, बेसिक इंडस्ट्रीज मेनली क्या है, जो प्रोड्यूस करता है रॉ मटेरियल टू बी यूज्ड इन अदर इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील। आयरन स्टील जो है ये बेसिक इंडस्ट्रीज में आते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट किसी और इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं। जैसे सपोज कि आपने आयरन और स्टील का उत्पादन तो कर लिया, रॉ मटेरियल से आपने उसको आयरन स्टील में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन कोई ऐसा इंडस्ट्री भी है जिसको भाई आयरन और स्टील की जरूरत पड़ती है अदर प्रोडक्ट है। जैसे मान लिया कि कोई इंडस्ट्री है, जैसे लोहे का कुछ सामान ही बनाती है, कुछ और भी हैवी चीज बनाती है, तो उनको लोहा का जरूरत होगा, तो डायरेक्ट तो रॉ मटेरियल लेते नहीं है। वो जो लोहा मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है, अब सपोज मान लिया कि भारत नहीं है, अब स्टील प्लांट है, तो वहां से स्टील का केवल चादर बन के आता है। अब हमको उसको दूसरे तरह से दूसरे किसी काम में कुछ और अलग शेप देना होगा, तो उसे किसी और इंडस्ट्री में हम भेज देते हैं। तो जो स्टील और आयरन का है वो हमारे बेसिक इंडस्ट्रीज के अंदर में आता है। इसको ध्यान में रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है कि बेसिक इंडस्ट्रीज में किसको इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद आता है जो हमारा वर्गीकरण का आधार है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, जो हमने क्या है उसको क्लासिफाइड किया है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री वैसे हैं जहाँ प्रोडक्ट जो है डायरेक्टली कंज्यूमर के थ्रू कंज्यूम किए जाते हैं। जैसे मान लिया कि कोई बिस्किट का है, वो डायरेक्ट बनता है, बाजार में आता है, कंज्यूमर उसको डायरेक्टली यूज कर लेता है, उसको कुछ अलग से करने का जरूरत नहीं है। ठीक इसी प्रकार और भी पैकेजिंग वाला सामान है जो सीधा इंडस्ट्री से बन के आया बाजार में और डायरेक्ट कंज्यूमर उसको यूज कर लिया, तो इसको हम आउटपुट या प्रोडक्ट के रूप में हम इसको क्लासिफाइड कर देते हैं। इसके बाद है इंडस्ट्री बेस्ड ऑन ओनरशिप, मतलब कि मालिकाना हक के आधार पे इंडस्ट्री को तीन भागों में बांटा गया है। जैसे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है, तो वैसे इंडस्ट्री मतलब पब्लिक सेक्टर में आते हैं जो बिल्कुल गवर्नमेंट उसका ओनरशिप होता है, गवर्नमेंट के पास होता है। जैसे भारत में देखा जाए तो भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर है स्टील प्लांट है वेस्ट बंगाल में है, बोकारो स्टील प्लांट देखे तो झारखंड में है, राउरकेला है उड़ीसा में है। तो ये सब क्या है, ये सब पब्लिक सेक्टर का इंडस्ट्री है जो भारत में है। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है, प्राइवेट सेक्टर का कह ले तो इसका जो मालिक है इंडिविजुअल होता है। जैसे एज एग्जाम्पल फोर के लिए ले लेते हैं कि इंडिया में अगर ले लें तो अदानी है, अंबानी है, तो ये लोग क्या है इंडिविजुअल मालिक है और खुद ही अपने इंडस्ट्री को मैनेज करते हैं। अगर भारत में देखा जाए जैसे टाटा भी है, टाटा भी आता है, टाटा तो बहुत है, इसका टिस्को आता है, टाटा स्टील, टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज भी आता है जो कि अभी जमशेदपुर में है। उसके बाद अगर देखा जाए जिंदल भी आता है, जिंदल है जो उड़ीसा झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी इनका ब्रांच है। तो ये क्या है प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज है। उसके बाद आता है ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री, मालिकाना हक के आधार पे तीसरा है हमारा जो ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। इसमें क्या है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलके इस इंडस्ट्री को चलाते हैं, और दोनों मिलके जिसको पीपीपी बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो इस इंडस्ट्री का एग्जांपल के लिए अगर लिखा है तो भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, एचएएल है जिसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहते हैं,
तो ये सब ऐसी कंपनियां हैं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पे चलती हैं। तो ये ओनरशिप के आधार पर हमारा 3 हो गया। इसके बाद देख लेते हैं कि जो है अपना है ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज रीजन। जो परंपरागत जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज रीजन है वो क्या थे उसके बारे में जान लेते हैं। तो इट इज मोस्टली हैवी इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री है located near coal fields and involved in metal smelting, heavy engineering, chemical manufacturing और textile production। तो जो ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री रीजन थे वो मेनली क्या क्या चीज में इन्वॉल्व थे कि मेटल का स्मेल्ट करते थे, हैवी इंजीनियरिंग का काम है, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्सटाइल का प्रोडक्शन करते थे। दियर फीचर हाई एम्प्लॉयमेंट, हाई डेंसिटी ऑफ हाउसिंग बट पुअर सर्विस था, ये इनके फीचर्स हैं। अनअट्रैक्टिव इन्वायरमेंट है, ये इन्वायरमेंट को भी पॉल्यूट करते थे, वेस्ट भी उत्पन्न करते थे। अब इन सब के कारण क्या हुआ है कि इन सब के कारण इसमें मेनी इंडस्ट्रीज आर क्लोज लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट, इमिग्रेशन एंड वेस्टलैंड। इन सब के प्रॉब्लम की वजह से ये धीरे धीरे श्रिंक कर गए हैं। तो जो श्रिंक कर गए और कम होते चले गए हैं, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज धीरे धीरे श्रिंक कर गए कहीं कहीं पे। तो जिसके कारण क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इमिग्रेशन हो गया, वेस्टलैंड्स हो गए। इसी में एक आता है स्मोक स्टेक इंडस्ट्रीज। यहाँ पे देखिए जो मैंने मेंशन कर रखा है स्मोक स्टेक इंडस्ट्री, ये क्या है तो इसको मैं समझा देता हूँ। जैसे कोई कोई इंडस्ट्री है जो मतलब बहुत ज्यादा धुआं उत्पन्न करता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, बहुत ज्यादा धुआं इमिट करता है, इसके कारण वहाँ का वातावरण भी काफी ज्यादा पॉल्यूट हो जाता है। तो ऐसे इंडस्ट्रीज को ना अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे स्मोक स्टेक इंडस्ट्री, जैसे मैंने लिख भी रखा है, दिस इज द अदर नेम गिवन टू ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन। इसका दूसरा नाम है स्मोक स्टेक इंडस्ट्रीज। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये दिया हुआ है द रूहुर कोलफील्ड। ये जो रूहुर कोलफील्ड है ये जर्मनी में एक्चुअली है, लोकेशन है एक जगह जहाँ ये कोलफील्ड माइंस है। तो दिस एरिया वाज अ मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ड्यू टू कोल एंड आयरन डिपोजिट। ये जो एरिया है ये काफी मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है जर्मनी का, जहाँ पे कोल्ड फील्ड और आयरन और डिपोजिट था। अब तो धीरे धीरे ये एरिया श्रिंक कर गया है और वहाँ कोल डिपोजिट थे वो भी धीरे धीरे कम हुए हैं। लेकिन फिर भी क्या हुआ है कि वहाँ पे अब नए रूहुर क्षेत्र जो हैं स्टेब्लिश हो गए हैं। जैसे वहाँ पोर्ट पे आयरन और मंगा मंगा के भी वहाँ इंडस्ट्री चल रही है। इसके अलावा जो वहाँ पे नया नया इंडस्ट्रीज हो गया, जैसे ओपेल कार का असेंबली है, वहाँ पे प्लांट है, केमिकल प्लांट्स लग गए हैं, यूनिवर्सिटीज है, टाउन में देखेंगे तो शिपिंग सेंटर्स भी खुल गए हैं। लेकिन एक चीज इसमें और इंटरेस्टिंग है कि जो वहाँ का रूहुर क्षेत्र है जर्मनी का, वो वहाँ का 80% जर्मनी का स्टील प्रोडक्शन करने में यूज होता है। जो रूहुर का क्षेत्र का जो आयरन एंड स्टील ओर्स हैं वो 80% जर्मनी का स्टील प्रोडक्शन करता है। इसके बाद देख लेते हैं क्या है। इसके बाद अपने पास आता है हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री कहने का तात्पर्य है ये है कि वैसी इंडस्ट्री जो हाई टेक्नोलॉजी, हाई टेक जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का यूज करते हैं, जो मैंने पहले ही रखा था, इसको ऐसे भी हाईटेक इंडस्ट्री भी कहते हैं। इट इज हाईली टेक्निकल एंड इनकॉर्पोरेट एडवांस साइंटिफिक इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें काफी ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी का यूज होता है इस हाई हाईटेक टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में। इसके बाद है इसमें जो वर्कफोर्स है वो काफी हाईली स्पेशलाइज स्किल होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, जो व्हाइट कॉलर के रूप में भी जाने जाते हैं। जैसे मैंने बताया था क्वाटरनरी में आते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं क्वाटरनरी में आते हैं, जिनको व्हाइट कॉलर भी कहते हैं। पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। अगर आपको ये व्हाइट कलर और ब्लू कलर समझ में नहीं आ रहा है तो आप पीछे का वीडियो जाके देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें अगर देखा जाए हाईटेक में तो क्या है, रोबोटिक्स का है, कंप्यूटर का डिजाइन में कंप्यूटर एडेड डिजाइन है, मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स है, न्यू केमिकल है, फार्माटिकल्स है, एग्जाम्पल है इस इंडस्ट्रीज के। इसके बाद दिया हुआ है कि हाईटेक इंडस्ट्रीज विच आर रीजनली कंसंट्रेटेड, जो है ये रीजनल कहीं कहीं कंसंट्रेट है, ऐसा नहीं है कि ये सब जगह पूरा ही एकदम लोकल एरिया में भी फैला हुआ है। सेल्फ सस्टेन मतलब कि स्वपोषित है। एंड हाईली स्पेशलाइज्ड आर कॉल्ड टेक्नोपॉलिस। जो ये हाईली स्पेशलाइज्ड है इनको टेक्नोपॉलिस के नाम से जाना। क्वेश्चन आ सकता है कि टेक्नोपॉलिस क्या है, तो आप इसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है द सिलिकॉन वैली नियर सैन फ्रांसिस्को एंड सिलिकॉन फॉरेस्ट नियर सीटल आर एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोपॉलिस। जैसे सैन फ्रांसिस्को में है, इसको सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। सिलिकॉन फॉरेस्ट है नियर शीटल आर एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोपॉलिस। टेक्नोपॉलिस है जो वैसी हाईटेक इंडस्ट्री जो रीजनली कंसंट्रेटेड है, सेल्फ सस्टेन है, स्वपोषित है और हाईली स्पेशलाइज है, उनको टेक्नोपॉलिस बोलते हैं।
इसके बाद है अपना आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं? इसको बेसिक इंडस्ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिक इंडस्ट्री। से क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक नॉन एज बेसिक इंडस्ट्री। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री भी कहते हैं, एज इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू और बेस टू अदर इंडस्ट्री। ये अदर इंडस्ट्री के लिए भी रॉ मटेरियल, जैसे मैंने अभी पहले ही बताया था कि कोई इंडस्ट्री है जैसे लोहा का उत्पादन करता है, स्टील का, तो उनका जो प्रोडक्ट है किसी और इंडस्ट्री में किसी और प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज होता है। और इसको क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड हैवी इंडस्ट्री। इसको हैवी इंडस्ट्री बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बल्कि रॉ मटेरियल हैवी फिनिश प्रोडक्ट, इसके जो रॉ मटेरियल होते हैं काफी बल्कि होते हैं, और जो इसका आउटपुट प्रोडक्ट होता है, जो आउटपुट प्रोडक्ट होता है वो भी काफी हैवी होता है। जो ये इंडस्ट्रीज मेनली लोकेट होते हैं, कहाँ लोकेट होते हैं? लोकेट नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, दैट इज आयरन और कोल है, मैग्नीशियम है, लाइमस्टोन है, इंडियन पोर्ट वेयर इट कुड बी हियर इट कुड बी अर्ली ब्रॉट। मतलब कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं, हैवी इंडस्ट्रीज है और आयरन और स्टील इंडस्ट्री है और बेसिक इंडस्ट्रीज है, ये ज्यादातर आयरन और जहाँ अवेलेबल है, कोल अवेलेबल है, मैग्नीशियम, लाइमस्टोन, जो इनकी जरूरत की चीज है वहाँ अवेलेबल। जैसे पोर्ट है, पोर्ट के किनारे भी होते हैं, जैसे आप कहीं से रॉ मटेरियल को मंगा भी सकते हैं पोर्ट के थ्रू, तो इंडस्ट्री में सप्लाई कर सकते हैं, तो ये इंडस्ट्री वहां भी देखा जा सकता है। जैसे अब इसमें मिनी मिल्स का एक कॉन्सेप्ट है। मिनी मिल्स एक्चुअली है क्या? अब सपोज कि कोई लोहा पुराना हो जाता है, जैसे स्क्रैप के रूप में आ गया, स्टील है, लोहा स्क्रैप के रूप में आ गया, तो वो हम क्या करते हैं? कबाड़ वाले को बेच देते हैं। कबाड़ वाले क्या करते हैं? अपने घर थोड़े रखते हैं, उसको ले जाके और कहीं सेल करते हैं, जो जहाँ पे उनका स्टोर होता है वहां सेल कर देते हैं। वो स्टोर वाला क्या करता है? किसी मिनी मिल्स को बेच देते हैं। मिनी मिल्स एक्चुअली जो है मार्केट एरिया में ही होता है, तो वो क्या करते हैं? जो उनका जो अपना जो स्क्रैप निकलता है मेटल स्टील का, उसको एज अ मेन इनपुट यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल, इसलिए इसका मिनी मिल्स बोलते हैं। एज कम्पेयर, जैसे मैंने लिखा है, एज कम्पेयर टू लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स, मिनी मिल्स आर गेनिंग इंपॉर्टेंस एज दे मेक स्टील फ्रॉम स्क्रैप मेटल। स्क्रैप मेटल यूज करते हैं दैट इज प्रेजेंट इन अबंडेंस विच इज द मेन इनपुट। मैंने जो बताया, स्क्रैप मटेरियल को मेन इनपुट में यूज करते हैं, और धीरे धीरे जो इसका इंपॉर्टेंस है वो बढ़ता जाता है। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, आयरन एंड ओर का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो जो है दिस इंडस्ट्री इज स्प्रेड इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। किस किस में है? सच है, जैसे एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, जैसे कि अमेरिका है, यूके है, जर्मनी है, यहाँ पे आप देखिए जर्मनी है, फ्रांस है, बेल्जियम है, यूक्रेन है, रसिया है, जापान है, चाइना है, इंडिया है। इंडिया में अगर देखें तो जमशेदपुर है, दुर्गापुर है, राउरकेला, आईटीसी, जो मैंने आपको अभी बताया था, जहाँ पब्लिक सेक्टर्स के थे, जैसे बताया था कि भिलाई है, दुर्गापुर है, बोकारो है, ये सब मैंने बताया। जैसे एक टिस्को के बारे में बताया था जो जमशेदपुर में है, जो कि प्राइवेट सेक्टर का है। इसके बाद स्टील प्रोडक्शन में देख लेते हैं कि स्टील प्रोडक्शन में क्या क्या है। तो स्टील प्रोडक्शन में है, चाइना है जो लीड कर रहा है स्टील प्रोडक्शन में, वहीं इंडिया दूसरा स्थान रखता है स्टील प्रोडक्शन में। आयरन प्रोडक्शन में अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया पहले पोजीशन पे है, ब्राजील दूसरे पे है, चाइना तीसरे पे और अपना इंडिया चौथे पोजीशन पे है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में उड़ीसा आयरन और स्टील के प्रोडक्शन में दोनों में ही आगे है। इसके बाद है कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री आता है, कॉटन एंड टेक्सटाइल। तो इसको हम बेसिकली हम क्या किए हैं, तीन भाग, सब सेक्टर तीन भाग है, हैंडलूम है, पावरलूम है एंड मिल सेक्टर्स है। तो हैंडलूम में क्या है? दिस इज ए लेबर इंटेंसिव एम्प्लॉय, सेमी स्किल एम्प्लॉय की जरूरत है, वर्कर की जरूरत है। छोटे से पूंजी में भी इसको मतलब चालू किया जाता है, और इसमें जो प्रोसेस है वो इन्वॉल्व होता है स्पिनिंग, वेविंग एंड फिनिशिंग ऑफ द फैब्रिक्स। इसमें आप अगर देखिएगा, अगर गूगल सर्च भी कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, हैंडलूम में वो हथकरघा होता है, हाथ से ऐसे कर करके जो साड़ी बनाते हैं, कपड़ा बुनते हैं ना, वो हथकरघा में आता है, हैंडलूम में आता है वो। जो अभी भी उसको ट्रेडिशनल तरीके से कपड़ा बुनना बोल सकते हैं। अब तो ये धीरे धीरे मशीनाइजेशन की वजह से खत्म हो गया है। जैसे बिहार में देखते हैं भागलपुर सिल्क फेमस है, तो वहां पे ये हथकरघा हैंडलूम वाला सिस्टम अभी भी काफी फेमस है। उसके बाद आता है अपना जो दूसरा है, ये है अपना पावरलूम है। इसमें क्या है? इसमें लेबर लेस इंटेंसिव है, यूज ऑफ मशीन एंड प्रोडक्शन इज मोर। इसमें क्या है? कम लेबर लगते हैं, मशीन का प्रयोग होता है, काम वही है, कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग का ही है, लेकिन क्या है, इसमें लेबर कम लगता है, मशीनाइजेशन ज्यादा है, और प्रोडक्शन जो है हाथ हथकरघा के मुकाबले इसमें ज्यादा होता है। इसके बाद मिल सेक्टर आता है, मिल कपड़ा का मिल भी होता है, जैसे ये इसमें काफी पूंजी लगता है। और जो कॉटन है इसमें अच्छा क्वालिटी का कॉटन यूज होता है, और जो प्रोडक्शन है काफी बल्क में होता है। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, जो चीज मशीन से होगा वो तो बल्क में होगा, हाथ से करने में टाइम लगेगा, और मशीन से होगा तो उसमें ज्यादा तो प्रोडक्शन होगा ही।
अब जो इसका प्रोडक्शन का जो एरिया है वो देख लेते हैं, जैसे इंडिया है, चाइना है, यूएसए है, पाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इजिप्ट है, प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड रो कॉटन। नाउ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज शिफ्टिंग टू लेस डेवलप्ड कंट्री ड्यू टू लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट की वजह से क्या हुआ कि जो लेस डेवलप कंट्री है, जहाँ की लेबर सस्ता मिल जाता है उनको, उस तरफ ये इंडस्ट्री शिफ्ट होते जा रहा है। इसमें अगर देखा जाए तो जैसे इंडिया की मैंने बात किया, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड, वाइल इन इंडिया गुजरात इज एट टॉप। इंडिया जो है अपना, ये चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन इसका आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि क्या है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड, वाइल इन इंडिया गुजरात इज एट टॉप। अगर वर्ल्ड में बात किया जाए तो इंडिया कॉटन के उत्पादन में सबसे ज्यादा है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो गुजरात जो है सबसे टॉप पे है। तो हमारा वीडियो आज का थियोरेटिकल सेक्शन यहीं पे था। तो आगे का हम एमसीक्यू करेंगे, इसी से रिलेटेड एमसीक्यू हैं जो सीयूईटी 2020 के लिए काफी यूजफुल होने वाले हैं। तो देर ना करते हुए चलिए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। और ट्राई कीजिएगा कि आप पहले, हम जवाब देने से पहले, वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो जवाब देने से पहले ही आप आंसर करिए, और खुद आप अपना असेसमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपने कितना सीखा है। मैं भी आंसर बताऊंगा लेकिन मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा, तब तक आप आंसर खुद ही चूज कर लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो जिसमें सबसे पहला जो अपना क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सा इसमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो रॉन्ग है। चीप वाटर ट्रांसपोर्ट हैज फैसिलिटेटेड द जूट मिल इंडस्ट्री अलोंग विद द फ्यूज। जो चीप वाटर है, ऑब्वियसली बात है, जूट में पानी की जरूरत होती है, तो अगर सस्ता पानी मिलेगा, सस्ता पानी का ट्रांसपोर्टेशन होगा, फैसिलिटेट करेगा, तो इंडस्ट्री तो वहां लगेगी ही। उसके बाद है शुगर, कॉटन, टेक्सटाइल एंड वेजिटेबल ऑयल्स आर फुटलूज इंडस्ट्रीज। ये तो संभव ही नहीं है, फुटलूज में कैसे आ सकता है। शुगर, कॉटन, टेक्सटाइल ये सब तो काफी लंबे, लार्ज इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं, तो फुटलूज में तो आने का कोई चांस ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी अपना देता है वो ये है, द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोलियम रिड्यूसेस द ग्रेट एक्सटेंट ऑफ इंपॉर्टेंस। हाँ, कोल का जो धीरे धीरे, जैसे मैंने अभी बताया भी था कि जो कोल है उसको धीरे धीरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ने क्या कर दिया है, कम कर दिया है, जिसकी वजह से लोकेशन फैक्टर फॉर इंडस्ट्री जो इसका उतना फैक्टर नहीं रह गया। तो ये बात जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। पोर्ट टाउन इंडिया हैव अट्रैक्ट इंडस्ट्री। सिंपल सी बात है, पोर्ट टाउन, अब जैसे गुजरात देख लीजिए, महाराष्ट्र वगैरह देख लीजिए, पोर्ट टाउन है, वहाँ इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है। गुजरात में देख लीजिए क्या ऑयल रिफाइनरी है जो पोर्ट के पास ही है आपका, और बहुत सारे ऐसे मतलब हैं जो पोर्ट के पास में ही है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें दिया, इन विच वन द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमी आर द फैक्टर फॉर ऑफ प्रोडक्शन ऑन एन इंडिविजुअली। कैपिटलिस्ट है, मिक्स्ड है, सोशलिस्ट है, नन है। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर वन, कैपिटलिस्ट, पूंजीवाद। जिसके पास पूंजी होगा वही तो अपना व्यक्तिगत उद्योग लगाएगा, जिसके पास पूंजी नहीं है वो कैसे अपना उद्योग लगाएगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंडस्ट्री प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज। मैंने ये चीज आपको अभी कुछ देर पहले ही वीडियो में डिस्कस किया था कि क्वेश्चन आएगा। तो इसका जो सबसे पहला ऑप्शन है कॉटेज इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्रीज को बोल सकते हैं, कॉटन इंडस्ट्री है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, बेसिक इंडस्ट्रीज है, और फुटलूज इंडस्ट्री है। तो जो बेसिक इंडस्ट्रीज है, जैसे आयरन और इंडस्ट्री, जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज को बेसिक इंडस्ट्रीज कहते हैं। ये क्या करते हैं, दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए एज अ रॉ मटेरियल काम करते हैं, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं जो दूसरे इंडस्ट्री में यूज होता है। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। तो देखिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इसको लॉस एंजलिस, जैसे यहाँ पे हैपेंस लगाना तो लॉस एंजलिस है। इसके बाद है लुसाका है, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, एयरक्राफ्ट है, फ्लोरेंस है, आयरन इंडस्ट्री इंडस्ट्री है, पीटर्सबर्ग है। तो आपको शुरू में बताया था कि जो अमेरिका वाला क्षेत्र है वो आयरन एंड स्टील में काफी आगे है। वर्ल्ड वार 2 के बाद यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है, जो सही मैच है, वो है ऑप्शन नंबर डी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, पीटर्सबर्ग। उसके बाद जब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्टिविटीज ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। ये तो सिंपल सा, सबसे शुरू में ही मैं वीडियो के बताया था कि जो प्राइमरी एक्टिविटी से हमें जो रॉ मटेरियल प्राप्त होता है उसको वैल्यूएबल एंड यूजफुल प्रोडक्ट में कौन सा बदलता है, सेकेंडरी एक्टिविटी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है, इसमें तो ऑप्शन देखने का है ही नहीं, सीधा ऑप्शन देखो और पढ़ने का जरूरत नहीं है, सीधा ऑप्शन नंबर क्या है, बी इसका सेकेंडरी सही जवाब है।
इतना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया अगर पहले शुरू से आपने वीडियो देखा होगा तो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडस्ट्री हैज अ ग्लोबल मार्केट, इस कौन सा इंडस्ट्री है जिसका ग्लोबल मार्केट बहुत ज्यादा है। जैसे पहले में आर्म्स का है, एल्युमिनियम का है, ऑयल सीड का है, कॉटेज का है। तो जो इसका सबसे सटीक जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, आर्म्स। आर्म्स का जो इंडस्ट्रीज है उसका ग्लोबल मार्केट बहुत ज्यादा है। विच इंडस्ट्रीज इज लोकेटेड नियर टू रॉ मटेरियल, इसमें आता है कौन सी इंडस्ट्री है जो रॉ मटेरियल के निकट में होता है। जो फर्स्ट ऑप्शन है डेयरी है, कॉटन टेक्सटाइल है, हैंडीक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही है डेयरी, जो रॉ मटेरियल के निकट में होता है। रॉ मटेरियल डेयरी के लिए कहाँ से प्राप्त होता है? गाय के लिए। जहाँ पे गाय पाला जाता है वहां पे, तो जहां तक गाय पाला जाता है वहां पे इंडस्ट्री लगाना प्रीफर है। जैसे पशुपालन, पशुपालन भी एक इंडस्ट्रीज के रूप में अब हो गया। कमर्शियल जो लाइव स्टॉक फार्मिंग हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, उसी का एग्जाम्पल है डेयरी। और ये इंडस्ट्री है जो रॉ मटेरियल के निकट ही, मतलब गाय के पास ही तो लगेगा। अब गाय हम पाकिस्तान में रख देंगे, इंडस्ट्री इंडिया में लगाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसलिए ये इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर 1 है। इसके बाद है एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज इज लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ, ये देखिए मैंने बताया था कि एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज है जो मेनली है जहां एनर्जी का सोर्स होता है वहां पे लगाया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन अपने पास है वो है, फर्स्ट है मार्केट, सेकेंड है रॉ मटेरियल, थर्ड है स्किल लेबर, और डी है एनर्जी। तो जो लोकेट होता है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का लोकेशन है वो एनर्जी के पास सबसे ज्यादा होता है। जैसे इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। टिस्को इज एन इंडस्ट्री ऑफ विच सेक्टर, मैंने बताया था टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन, और जो भी है इसका फुल फॉर्म होता है टाटा स्टील, टाटा आयरन एंड स्टील है जो जमशेदपुर में है। जमशेदजी टाटा का कंपनी टाटा का है। तो इसका जो कौन सा सेक्टर का है, पब्लिक सेक्टर का है। जैसे अभी बताया था कि ओनरशिप के आधार पे हमने इंडस्ट्री को डिवाइड किया था पब्लिक, प्राइवेट और ज्वाइंट में, उसमें मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो ऑप्शन नंबर ए है पब्लिक है, दूसरा है प्राइवेट है, तीसरा है ज्वाइंट है, और चौथा है मल्टीनेशनल। तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल इसका सही जवाब है, प्राइवेट कंपनी है। टिस्को क्या है? प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। रूहुड, और इसके बारे में भी अभी डिस्कस किया था। इज एन इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ विच कंट्री, जैसे फर्स्ट में इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, यूएसए है। तो इसका जो सही ऑप्शन है, देखते ही आप लगा दिए होंगे, अगर मेरे से पहले आपको इसका जवाब मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर बी जो इसका है जर्मनी है, इसका सही जवाब है। इसके बाद है वेयर इज सिलिकॉन वैली लोकेटेड, ये भी मैंने बताया था। इसका जो सही सवाल है, सही इसका जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं क्या क्या है। जो अपना ऑप्शन नंबर 1 है वो है नियर न्यूयॉर्क है, नियर मोन्ट्रियल है, नियर सैन फ्रांसिस्को है, नियर बोस्टन है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नियर सैन फ्रांसिस्को। भारत में की बात किया जाए तो भारत में क्या है, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। इसके बाद है विच सेंटर इज नॉन एज रस्ट बाउल ऑफ यूएसए, रस्ट बाउल किसको बोलते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है पीटर्सबर्ग, शिकागो, ग्रे, बिफिलो। तो रस्ट बाउल का मतलब ये नहीं है कि किसी चीज में जंग लग गया है, ऐसा कुछ नहीं है। रस्ट बाउल कहने का मतलब है कि जो इंडस्ट्री वहां थी अब वो धीरे धीरे समाप्त हो गई है। जैसे यूएसए में मैंने बताया था पीटर्सबर्ग था जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद काफी डेवलप हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया, वहां वो श्रिंक कर गया, इंडस्ट्री श्रिंक कर गया, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रस्ट बाउल ऑफ यूएसए। तो इसको इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही ऑप्शन है पीटर्सबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्री, ये अभी मैं कुछ देर पहले ही वीडियो में जस्ट डिस्कस किया था। उम्मीद है कि मेरे जवाब देने से पहले आप इस क्वेश्चन का जवाब दे लेंगे। चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या क्या है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, नन ऑफ दीज है। इसका जो सही और सिंपल सा जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री भी बोलते हैं, और इसको एक और नाम से जानते हैं, हैवी इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद है विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड, कौन सा कंट्री है जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्टील का उत्पादन करती है? जिसका ऑप्शन है इंडिया, चाइना, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जो जवाब है वो है चाइना है, जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करती है स्टील को। दूसरे नंबर पे अपना इंडिया आता है, जो स्टील के प्रोडक्शन में पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन इन द वर्ल्ड। इसका जो ऑप्शन है अपने पास ब्राजील है, इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है।
तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, ऑस्ट्रेलिया जो सबसे पहले नंबर पे है, आपका ब्राजील जो है दूसरे नंबर पे है, इंडिया जो अपना है चौथे नंबर पे है। ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये पहले नंबर में है आयरन के प्रोडक्शन में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं क्या है, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में है। तो देख लेते हैं, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन इंडिया। इंडिया में जो है सबसे ज्यादा स्टील कौन सी जो स्टेट है वो प्रोड्यूस करती है। एज ऑप्शन वी हैव उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए है, उड़ीसा। उड़ीसा स्टील में भी आगे है और आयरन में भी आगे है। इंडिया में याद रखिएगा, स्टील में भी आगे है और आयरन में भी आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया। भारत में कॉटन के उत्पाद में कौन सा स्टेट सबसे आगे है। ऑप्शन के रूप में अपने पास है मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है एंड वेस्ट बंगाल है। जिसका सही जवाब है वो है अपना ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है, गुजरात पहले नंबर पे है। तो आज का जो हमारा एमसीक्यू था और थियोरेटिकल पोर्शन था वीडियो का, यहाँ पे समाप्त होता है। तो वीडियो को समाप्त करने से पहले आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूँ ताकि आपको जानकारी बना रहे। तो आप हमारे जो वेबसाइट है successcom.in, वहाँ विजिट करिए। वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे HD वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर वहाँ अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल भी है, ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा अवेलेबल है। आप टेस्ट देंगे उसका परफॉर्मेंस एनालिसिस भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको डाउट सपोर्ट है, 24/7 डाउट सपोर्ट है। अर्थात आपको किसी भी तरह का समस्या हो, कुछ भी क्वायरी हो, आप 24/7 आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। और वहाँ पे जो भी कॉन्टेक्ट नंबर है, जो भी कॉन्टेक्ट करने का तरीका होगा उसके माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया हैं, जैसे फेसबुक पे अवेलेबल हैं हम successcom.in पे, इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हैं successcom.in पे, यूट्यूब है, यूट्यूब पे तो हमारा चैनल है जिसके थ्रू आप वीडियो देखते हैं। ट्विटर पे भी देख सकते हैं कि successcom.in पे, आप ट्विटर पे भी अवेलेबल हैं। उसके अलावा आपको और भी कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप जो देख रहे हैं यहाँ पे वो मेंशन किया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, वो है 9473099252। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेरी हो, कोई भी समस्या हो, आप डायरेक्ट वहां पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो सेशन में कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आया होगा, किसी पॉइंट बिंदु पे कोई चीज क्लियर नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम तुरंत ही उसका जवाब देंगे ताकि आपका कोई भी डाउट हो वो क्लियर हो और आपका जो प्रिपरेशन हो वो काफी अच्छे लेवल का हो जाए। तो आज का वीडियो सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। जो हमारा अगला वीडियो आएगा वो हमारा टर्सरी सेक्टर पे आएगा, टर्सरी एक्टिविटीज पे आएगा, जिसमें हम उससे रिलेटेड देखेंगे। इसके अलावा मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप वीडियो स्किप कर करके मत देखिएगा और हाँ, प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक जो क्या है एक लिंकेज बना हुआ है। पीछे से भी देखिएगा तो इस वीडियो में कुछ मिलेगा, इस वीडियो में पीछे का कुछ मिलेगा। तो इस तरह से वीडियो का लिंकेज आता है। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था व्हाइट कॉलर एंड ब्लू कॉलर, वो मैंने पीछे वाले वीडियो में पढ़ा दिया था, शुरू में ही बता दिया है, तो वो वीडियो देखिएगा तो आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो आज का वीडियो सेशन समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल बटन के आइकॉन को दबाइएगा ताकि कोई भी मेरा नया वीडियो और चैनल पे कोई भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, जल्दी ही लेके आएंगे। वीडियो को समाप्त करते हैं, धन्यवाद।